Yeah, good morning everyone. Today we are doing videography of friction chapter, which is a chapter of class 8 science. It is a part of physics, Mr. Ganeev. Friction, as you know, is a kind of force which opposes the flow of motion. According to Mr. Newton, first law, if the object is in motion or at rest, it will remain in rest or in motion until or unless some external force is applied on it. और बेटा होता तो नहीं है ऐसे चीज़ें। अगर आप खेल भी रहे हो एक बॉल से तो एक बॉल थोड़े समय बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? या तो न्यूटन गलत है या तो फ्रिक्शन का लॉ गलत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है, मूविंग बॉडी पर, और वही उसको रोक देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे गनीव यहाँ से, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रिक्शन के बारे में गनीव हम फ्रिक्शन क्या होता है ये सब इस बार पढ़ेंगे। ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप एक पिक्चर देख सकते हैं गनीव यहाँ पर, अगर हम किसी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, आप और मैं मान लो इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगा? इन दी अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ मोशन। जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप बॉक्स को नहीं हिला पा रहे हैं तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर आप बॉक्स को हिलाना चाहते हैं तो आपका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ योर पुश, तो आपका जो फोर्स है, फोर्स ऑफ आर पुश, वो किससे ग्रेटर होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स से। प्लीज़ अपनी बुक में साथ साथ लिखते रहिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स से ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी आप बॉक्स को हिला पाएंगे, अदरवाइज आप बॉक्स को नहीं हिला पाएंगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा गनीव, ये बॉक्स अगर स्टेशनरी पड़ा हुआ है इसका मतलब फोर्स आपके पुश का ग्रेटर नहीं है। जो नेचुरल फोर्स होगी फ्लोर और बॉटम ऑफ द बॉक्स में, वो अपोज करेगी मोशन ऑफ बॉक्स को, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई बॉल मान लीजिए ग्राउंड पे मूव कर रही है, तो वो स्लोली मूव करेगी, स्लो होती जाएगी थोड़े समय के बाद, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर अप करने के बाद। तो आपको पता है एक ऐसी फोर्स जिसकी जरूरत पड़ेगी टू स्टॉप अ मूविंग बॉल। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड। ग्राउंड के द्वारा मूविंग बॉल पर एक फोर्स लगाया जाएगा, जो फोर्स बॉल के मोशन को क्या करेगा? रोक देगा, अपोज करेगा। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिएगा नीव। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फोर्स जो अपोज करेगा एक बॉडी के मोशन को दूसरी बॉडी के ऊपर, उसी को ही फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए गनीव, दो सरफेसेस के बीच में अकर करता है जो आपस में कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं गनीव, ये जैसे दो बॉडीज हैं, मेरे दो हैंड है, अगर ये आपस में कांटेक्ट में होंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी आप हैवी बॉक्स को फ्लोर पर घसीट रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस ऑफ फ्लोर और बॉटम ऑफ द बॉक्स में अकर करेगा। आपको पता ही है, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको पिक में भी दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, बॉक्स के बॉटम और फ्लोर के बीच में ये फोर्स जो है आपका अकर करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट करता है सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के साथ। फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अकर करता है, जब वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जब वो स्लाइड कर रहे होते हैं तो तब ये एक्ट करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
अब बात करेंगे गनीव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमेशा ही अपोज करता है एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति। तो फोर्स, फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो हमेशा एक ऐसी डायरेक्शन में अकर करेगा जो अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, जिस भी दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट होगी। आपको ये चीज़ एक एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगी। देखिए, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी बुक को रखते हैं, एक सेकंड गनीव, मान लीजिए आप किसी बुक को टेबल में रखते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और इस बुक के ऊपर एक पुश लगाते हैं राइट साइड पर, जैसा कि फिगर नंबर 2A में दिखाया हुआ है। ये राइट साइड पर ये बुक उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो बुक आपको पता है थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी राइट साइड पर और फिर रुक जाएगी, क्योंकि बुक जो राइट साइड पर मूव कर रही थी अपने आप ही रुक गई। इसका मतलब उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है? इन द डायरेक्शन अपोजिट वेयर द बुक वॉज मूविंग। उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जो अपोजिट है, राइट जो अपोजिट है। मान लो बुक आपकी राइट में जा रही थी तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में एक्ट करेगा। अगर बुक आपकी लेफ्ट में जा रही है जैसे कि फिगर नंबर 2B में आप देख सकते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका राइट में एक्ट करेगा। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट में आपका क्या होगा गनीम? फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं चाहूंगा गनीम आप ये एक्टिविटी एक बार रीड करें हमारे लिए। Place a book on the table. Give a push to this book towards the right side. We will find out that the book moves towards some distance, through some distance to the right side and then stops. Since the book is moving towards the right side, stops on its own, this means that the force of friction is acting on it in the opposite direction, which is opposing the motion and making it stop. Thus, when the force is applied by our push to move the book towards right side, then the force acts towards the left side in opposite directions to move the book. Let us now give a push to the book towards the left side as shown in figure 2B. We will find that the book moves some distance towards the left side and then stops. Since the book moving towards the left side stops on its own, this means that the force of friction is acting upon it on the opposite direction, which is opposing its motion and making it stop. Thus, when the force is applied by the push to move the book towards left side, then the force of friction acts towards the right side in opposite direction to move the book. थैंक यू गनीम। तो इस एक्टिविटी से हमें ये एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप पुश राइट में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, और अगर आप पुश लेफ्ट में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी तो हमें ये पता चल गया है। मैं फिर से बता दूं कि मोशन अगर राइट साइड पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड पर है, और मोशन अगर बुक का लेफ्ट साइड पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो राइट साइड पर है। तो इस एक्टिविटी से हम ये बता सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक्ट करेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अपोज करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। दोनों ही केसेस जो हमने ऊपर बताए, आपको ये बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बुक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो सरफेस ऑफ टेबल और सरफेस ऑफ बुक में एक्ट कर भी रहा था, ये आपको पता है ये दोनों सरफेस आपस में टच में थे। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये बात पता लगती है कि जो फोर्स है हमारे पुश का, हैंड का, राइट, ये जो फोर्स है कि अगर मान लीजिए कोई भी बुक को हॉरिजॉन्टल टेबल पे ये मूव करा सकता है। ये बुक जो है हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की हेल्प से भी मूव करा सकते हैं, कि जैसा कि मेरे राइट साइड पर फिगर नंबर 3 में आप देखें, अगर राइट वाले फिगर नंबर 3 में अगर आप देखें गनीम, तो ये हॉरिजॉन्टली टिल्टेड रखा हुआ है। ठीक है ना, टिल्टेड रखा हुआ, किसी एंगल पे रखा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा, बुक अपने आप ही स्लाइड करेगी।
इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्योंकि बुक जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक नीचे जा रही है और इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट एक्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसा हो क्या रहा है, फ्रिक्शन के पीछे क्या कॉज है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। आपको पता है हर ऑब्जेक्ट जो होता है उसका सरफेस रफ होता है, तो जो ये सरफेस है ये स्मूथ कब अपीयर होगा, नेकेड आइज से स्मूथ अपीयर होता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जितने भी सरफेसेस हैं हर ऑब्जेक्ट के लगभग वो रफ एजेस होते हैं, उस पर कई जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें टाइनी हिल्स होते हैं और वो ग्रूव कईयों में ग्रूव्स होते हैं। हिल्स एंड ग्रूव्स भी हम कहते हैं इनको, राइट। ये बात आप ध्यान में रखना, हिल्स एंड ग्रूव्स भी हम इन्हें कहते हैं और इन्हीं को हम इर्रेगुलरिटीज भी कहते हैं सरफेसेस की। जब आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे दूसरे सरफेस के ऊपर तो उन सरफेसेस पे जो इर्रेगुलरिटीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख भी सकते हैं, नेकेड आइज से भले ही आपको ना दिखें पर माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हैं। तो ये जो इर्रेगुलरिटीज प्रेजेंट है ये आपस में एंटैंगल हो जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं, लॉक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। ये इंटरलॉकिंग या इर्रेगुलरिटीज जो हैं दो सरफेसेस के बीच में, यही मोशन को अपोज करती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या राइज होता है गनीव, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइज होता है। ये जो फ्रिक्शन है इट इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इर्रेगुलरिटीज इन द सर्फेसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो फ्रिक्शन है ये किस वजह से कॉज होता है, बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इर्रेगुलरिटीज इन द सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। तो जब भी हम अटेम्प्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि इन इर्रेगुलरिटीज के सरफेसेस के ऊपर उससे ज़्यादा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा रफनेस होगी सरफेस के अंदर उतनी ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज होंगी सरफेस में और उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। गनीव ये सब आपको पता ही है, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए। जितने भी ज़्यादा रफ सरफेसेस होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा वो उतना ही ग्रेटर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राइट वाले फिगर में आप देख सकते हैं हमने एक हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया है दो सरफेसेस का, जिसमें दो वुडन ब्लॉक्स ए और बी को आप देख सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये बात आपको नोट करनी है कि जो रफ सरफेसेस हैं इन वुडन ब्लॉक्स के उनमें बहुत सारी इर्रेगुलरिटीज होती हैं। अगर आप एक वुडन ब्लॉक को दूसरे वुडन ब्लॉक के ऊपर खींचेंगे फोर्स अप्लाई करके तो ये जो इर्रेगुलरिटीज होंगी उनकी सरफेसेस में ये आपस में उलझ जाएंगी एक दूसरे के साथ और ये जो इंटरलॉकिंग होगा सरफेसेस का ये एक और फ्रिक्शनल फोर्स को राइज करेगा जिसकी वजह से अपर ब्लॉक ए में जो मोशन है उसको वो अपोज करेगा, राइट, एज कंपेयर टू द मतलब लोअर जो ब्लॉक है बी उसकी वजह से। तो इसकी वजह से हम ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी के ऊपर से मूव करा पाएंगे अगर हम सफिशिएंट मस्कुलर फोर्स उस पर लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स होगा वो जो आपकी रेगुलरिटीज थी वो आपस में जो एंटेंगल हो गई थी उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप ब्लॉक ए को ब्लॉक बी के ऊपर से मूव करा पा रहे हैं मस्कुलर फोर्स से तो आपका मस्कुलर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फ्रिक्शन स्मूथ जो सरफेसेस होती हैं जैसे कि ग्लास हो गई या आइस हो गई इनमें फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है, लेकिन जो रफ सरफेसेस होती हैं जैसे कि सैंड पेपर या कंक्रीट इनमें फ्रिक्शन कहीं ज़्यादा होता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं आप मेरे राइट साइड पर गनीव एक फिगर देख रहे हैं, इसे स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक वेट मेज़र करने का डिवाइस है। देखो वेट का फॉर्मूला होता है m/g, प्लीज़ अपनी बुक में लिखते रहिए साथ साथ, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यही जो एक्सेलरेशन होती है ये स्मॉल g बन जाती है और अर्थ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में आप इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो फोर्स मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है।
स्प्रिंग बैलेंस जो है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो स्ट्रेच हो जाता है जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है फ्री एंड पर। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर हम कोई भी वेट लगाते हैं इस वाले एंड पर, तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जो स्ट्रेच हो जाता है, और यहाँ पर अलग अलग रीडिंग्स होती हैं, फिर आपको पढ़नी होती है राइट साइड पे। थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखिए। स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉइंटर अटैच होता है स्प्रिंग पर जो एक ग्रेजुएटेड स्केल पर मूव करता है। जो रीडिंग आती है स्केल पर स्प्रिंग बैलेंस पे, वही हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड देती है। और मैं बता दूं, फोर्स का जो यूनिट है मेज़र करने का, वो है न्यूटन। फोर्स और वेट दोनों का यूनिट न्यूटन है। कई बच्चे केजी में भी बोल देते हैं वेट, पर वेट का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट होता है केजी। मास इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो जब भी कोई स्प्रिंग बैलेंस आप हॉरिजॉन्टली हेल्ड करेंगे तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं फोर्स मेज़र करने के लिए। अब गनीम, मैं चाहूँगा कुछ फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये आप पढ़िए। It has been found by experiments that the friction between two surfaces depends on two factors: the nature of the two surfaces, smoothness or roughness of the two surfaces, and the force with which the two surfaces are pressed together. तो एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया हमने कि जो फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के बीच में, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस। उन दो सरफेसेस का नेचर क्या है, वो स्मूथ हैं या रफ हैं। फोर्स क्या लग रहा है उन दो सरफेसेस के बीच में जिन्हें हम प्रेस कर रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है जो दो ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही हैं, जो आपस में कांटेक्ट में हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे ज़रा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन की, कि कैसे वो नेचर ऑफ टू सरफेसेस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन जो है सेम नहीं होता है हर सरफेस के लिए। फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्मूथनेस पे या रफनेस पे, दो सरफेसेस के बीच में जो आपस में कांटेक्ट में होती है। जब जो दो सरफेसेस जो हैं वो कांटेक्ट में होती हैं आपस में, अगर वो सरफेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली, ये आपको पता ही है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, ग्लास के केस में जो है उसमें हिल्स एंड ग्रूव्स कम होते हैं, इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है कम होता है। क्योंकि जो डिग्री ऑफ रफनेस है जैसे जैसे वो बढ़ेगी, जैसे कि सैंड या कोई वुड का केस हो, ठीक है ना, जैसे जैसे दो सरफेसेस के बीच में डिग्री ऑफ रफनेस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये बात मैं आपको पहले ही बता रखी है, क्योंकि जो इंटरलॉकिंग होगी रफ सरफेसेस में वो बहुत ज़्यादा होगी। हम डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन जो है नेचर ऑफ सरफेसेस पढ़ के भी समझ सकते हैं एक एक्टिविटी की हेल्प से। पहले मैं एक्टिविटी समझाता हूँ गनी, फिर आप रीड करना। इसमें आपको एक ब्रिक को फ्लोर पे रखना है, जैसा कि यहाँ सामने आप देख सकते हैं, और स्ट्रिंग कोई अटैच कर देना है ब्रिक के साथ अराउंड द ब्रिक, और उसको कनेक्ट कर देना है स्प्रिंग बैलेंस के एक हुक के साथ। अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे एक साइड पर स्प्रिंग बैलेंस पे, अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, तो ब्रिक जो है हल्का हल्का स्लाइड करेगी। लेकिन साथ साथ ये जो रीडिंग आ रही है, पॉइंटर देख रहे हो ना, इस पर रीडिंग आएगी एक स्प्रिंग बैलेंस पे, वो रीडिंग आपको नोट करनी है, और उसी से आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेज़र कर पाएंगे कितना है जो कि ब्रिक पर एक्ट कर रहा है। अब आपको करना क्या है, एक पॉलीथिन का पीस ब्रिक के अराउंड दूसरे केस में रैप अप कर देना है, और सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। अब आप ये नोट करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे, जब आपने पॉलीथिन रैप कर दिया ब्रिक के अराउंड, क्या आप सेम रीडिंग आ रही है, ये पहली वाली से डिफरेंट रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो आप ये फाइंड करेंगे कि इस बार जो रीडिंग है वो स्मॉलर आएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। फर्स्ट रीडिंग में जब कोई भी पॉलीथिन नहीं था अराउंड द ब्रिक, तो इसका ये मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया।
तो इस ऑब्जर्वेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर हम पॉलीथिन की शीट को रैप अप कर लेंगे ब्रिक के स्मूथ सरफेस के अराउंड, ब्रिक का जो सरफेस रफ था अब वो स्मूथ हो जाएगा, तो इससे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब पॉलीथिन जो शीट आपने ब्रिक के अराउंड लगाई थी वो आपको हटा देनी है, और जूट एक मटेरियल होता है, उसके कपड़े को ब्रिक के अराउंड मार देना है, बांध देना है, और उसके बाद सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है। तो अब आप ये नोट करेंगे गनीव की जो स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें जूट के अराउंड ब्रिक आपने रैप अप कर रखी है, ठीक है ना, इस केस में हम ये फाइंड करेंगे कि जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की ग्रेटर देन हो जाएगी देन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। जब आपने नेकेड ब्रिक रखी थी उसके कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये इंडिकेट करेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस बार बढ़ गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये सीखा कि जूट के केस में जो ब्रिक है वो ज़्यादा रफ हो गई क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया। तो फ्रिक्शन की बात करें तो जूट के केस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जब ब्रिक आपकी नेकेड थी, राइट, तब था सेकंड नंबर पे, प्लीज़ नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट जरूर करते रहिए। और थर्ड केस में जब आपने फ्रिक्शन पॉलीथिन रैप अप किया था, ये थर्ड वाला केस हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना, साथ साथ नोट करते रहिए जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि अगर सरफेस ऑफ ब्रिक वो ज़्यादा स्मूथ है बाय रैपिंग पॉलीथिन शीट, तो फ्रिक्शन जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर सरफेस को हम ज़्यादा रफ कर देते हैं जूट क्लोथ लपेट के, तो फ्रिक्शन जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ से, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस पे, कि वो स्मूथ है या रफ है। अब मैं चाहूँगा गनीप आप एक्टिविटी नंबर 3 एक बार रीड करें, सिर्फ यही पेज रीड करना। Make an inclined plane on a smooth marble floor by keeping a wooden board in tilted position with the help of a brick placed behind the wooden board. Make a horizontal line AB with a ball pen on the upper half of the inclined wooden board. Hold a pencil on cell on the line AB marked on the inclined wooden board and then release it. थैंक यू The गनीम, pencil थैंक cell यू। रुक जाओ, बहुत बढ़िया, मैं पहले समझाता हूँ साथ साथ। देखिए आपको एक इंक्लाइंड प्लेन जो है एक स्मूथ टेबल पे एक वुडन बोर्ड पर ऐसे टिल्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिक विच इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द वुडन बोर्ड। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी मार्क कर देनी है बॉल पेन से ऑन द अपर हाफ ऑफ द इंक्लाइंड वुडन बोर्ड। एक पेंसिल को आपने होल्ड करके रखना है इंक्लाइंड वुडन बोर्ड पे और रिलीज कर देना है। मैं आपको फिगर से ये चीज़ समझाता हूँ, जरा एक सेकेंड। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पेंसिल सेल जो है वो ट्रैवल करेंगे अलग अलग डिस्टेंस, डिफरेंट सरफेस। पेंसिल सेल जो है ट्रैवल करेगा डिफरेंट डिस्टेंस ऑन डिफरेंट सरफेसेस, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगी डिफरेंट सरफेस पे वो डिफरेंट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ फोकस कीजिए। मूविंग पेंसिल सेल जो है स्टॉप कर जाएगा ड्यू टू द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द मार्बल फ्लोर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं, मूविंग पेंसिल सेल रुक जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्सर्ट करेगा किस पर, मार्बल फ्लोर पर। ये बात आपको नोट करनी है कि जो डिस्टेंस कवर अप किया जा रहा है पेंसिल सेल के द्वारा मार्बल फ्लोर पर, ये जो डिस्टेंस है हमें आइडिया देगा फ्रिक्शन का बिटवीन मार्बल फ्लोर एंड पेंसिल सेल। अब हमें कुछ पानी पुट करना है मार्बल फ्लोर के ऊपर ताकि वो वेट हो जाए, और इस वाली एक्टिविटी को गनीव हमें रिपीट करना है। और पेंसिल सेल को हम रिलीज करेंगे सेम लाइन ए बी पर, जैसा कि आप देख रहे हैं ना। यहाँ देखिए ये कोई वुडन बोर्ड है, ठीक है ना, ए बी, ये ब्रिक रखी हुई है, ये कोई पेंसिल सेल है, अलग अलग सरफेसेस। इस बार सरफेस गीला हो गया तो उससे क्या होगा, उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर से जो पेंसिल सेल है वो सर्टेन डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा वेट मार्बल फ्लोर पे, लेकिन थोड़ी देर के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ नोट करनी है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है पेंसिल सेल के द्वारा वेट मार्बल फ्लोर पे,
हम ये फाइंड करेंगे कि पेंसिल सेल लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वेट मार्बल फ्लोर पे। वो ये इंडिकेट करेगा कि जो फ्रिक्शन है वेट मार्बल फ्लोर का वो कम है एज कंपेयर टू द ड्राई मार्बल फ्लोर। इसके बाद हम वेट मार्बल फ्लोर को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, उस पर पोंछा लगा देंगे बाय वाइपिंग इट। अब न्यूज़पेपर उस पर बिछा देंगे ड्राई मार्बल फ्लोर पे और रिपीट करेंगे ऊपर वाली एक्टिविटी को बाय रिलीजिंग द पेंसिल सेल फ्रॉम द सेम मार्क लाइन ए बी ऑन द इंक्लाइन बोर्ड। और नोट करेंगे ये जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल कर रहा है पेंसिल सेल के द्वारा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हम ये फाइंड करेंगे कि जो पेंसिल सेल है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा न्यूज़पेपर शीट पर, क्योंकि इस बार क्या हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन जो है न्यूज़पेपर ज़्यादा ऑफर करेगा एज कंपेयर टू ड्राई मार्बल फ्लोर। अब हम ये न्यूज़पेपर को गनीव रिमूव कर देंगे और इसकी जगह एक टॉवल बिछा लेंगे। तो टॉवल में तो बहुत सारे हिल्स एंड ग्रूव होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ए बी इंक्लाइंड बोर्ड पर आप मूव करेंगे, वैसे ही बिल्कुल सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे। तो जो पेंसिल सेल है सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टॉवल पर, क्योंकि टॉवल ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, आप चाहें तो घर पे भी करके देख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से भी हमने ये सीखा कि जो सरफेस था मार्बल फ्लोर का उसे ज़्यादा स्मूथ किया गया जब उसको वाटर के साथ वेट कर दिया गया, और फ्रिक्शन जो था बिल्कुल कम हो गया था, उसमें ईजिली मूव कर पा रहा था। जबकि सरफेस मार्बल फ्लोर का ज़्यादा रफ किया गया जब उस पर न्यूज़पेपर डाल दिया गया, टॉवल या टॉवल लगा के दिया गया, तो फ्रिक्शन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस पर। इसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन की ऑन द फोर्स, जिसमें दो सरफेसेस एक दूसरे पर प्रेस हो रही हैं। फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ की वजह से कॉज होता है। मैंने पहले भी आपको बताया, दो सरफेसेस के बीच में जब एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, अगर जो दो सरफेसेस हैं ऑब्जेक्ट की उन पे उन्हें हार्ड किया जाता है ग्रेटर फोर्स के द्वारा, तो फ्रिक्शन जो है इंक्रीज कर जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। अब गनीम मैं चाहूँगा आप एक्टिविटी नंबर 1 रीड करें। हाँ सॉरी, एक्टिविटी 4। Suppose we have two boxes of the same size, but one box is light and the other box is heavy. If we put both the boxes on the floor, one by one, you will find that we have to apply only small force to make the lighter box move, but a much larger force to be applied to make the heavier box move. This shows that there is less friction between the light box and the heavy box, but much more friction between the heavy box and the floor. थैंक यू गनीम। देखो, जल्दी आओ। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो बॉक्सेस हैं जिनका साइज सेम है, पर एक बॉक्स लाइट है और दूसरा बॉक्स जो है हैवी है। तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे बॉक्सेस को फ्लोर पे वन बाय वन, और हम ये फाइंड करेंगे कि बिल्कुल ही स्मॉल फोर्स की ज़रूरत है लाइटर वाले बॉक्स को मूव कराने के लिए, लेकिन एक लार्जर फोर्स की ज़रूरत है कि अगर हमें हैवियर बॉक्स को मूव कराना है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि लाइटर बॉक्स में जो होगा फ्रिक्शन कंपैरेटिवली लेस होगा। यहाँ पर ये एक्टिविटी मैं आपको डायग्राम भी इसका दिखा सकता हूँ। ये लाइट बॉक्स है, ये हैवी बॉक्स है। काफ़ी इजी होगा लाइट वाले बॉक्स को पुश करना, क्योंकि वो प्रेस करेगा फ्लोर को लेस फोर्स के साथ, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन जो है लेस होगा। तो कहने का मतलब है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, लाइट बॉक्स का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगा एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ हैवी बॉक्स के कंपैरेटिवली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तो ये
लाइट और हैवी बॉक्स का आपने समझा। तो ज़्यादा फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? हैवी वाला बॉक्स ऑफर करेगा, क्योंकि जो वेट है बॉक्स का वो भी एक तरीके की फोर्स होती है जो एक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब गनीम मैंने यहाँ पर बस इतनी सी बात की है कि लाइट वाले बॉक्स को ना मूव कराना आसान होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा लाइट वाले बॉक्स का क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ हैवी बॉक्स। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्मॉलर वेट वाला जो लाइट बॉक्स है वो प्रेस करेगा फ्लोर को लेस फोर्स के साथ, तभी जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स था लाइटर बॉक्स का वो कम है, और जितना लेस फोर्स होगा फ्रिक्शन का वो अलाउ करेगा लाइटर बॉक्स को मूव कराएगा इजीली बाय अप्लाइंग अ स्मॉलर पुश। जबकि हम ये कह सकते हैं कि जिस बॉक्स का वेट ज़्यादा है, हैवी वाला जो बॉक्स है वो ज़्यादा फोर्स के साथ मूव कराएगा, क्योंकि जो सरफेस है हैवी बॉक्स का और फ्लोर वो ज़्यादा फोर्स, मतलब उनका फ्रिक्शनल फोर्स आपस में ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें बस मैंने यही बात आपको समझा रखी है। तो इस एक्टिविटी से गनीव हम क्या कंक्लूड करते हैं, मैं चाहूँगा आप एक बार रीड करके बताएं। यहाँ से पढ़िए। ओके गनीव, तो मेन लाइन यही अंडरलाइन कर लीजिए कि फ्रिक्शन जो होगा दो सरफेसेस के बीच में वो डिपेंड करेगा इस फोर्स पर, जब वो दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट होंगे जितना ज़्यादा वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो मूव करेगा, उतना ज़्यादा ही वो फ्रिक्शन भी ऑफर करेगा, और जितना कम वेट होगा वो कम फ्रिक्शन ऑफर करेगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा जब दो सरफेसेस हम हार्डर प्रेस करेंगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो जाएगा इरेगुलरिटीज़ का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब गनीव तीन टाइप के फ्रिक्शन है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। वन बाय वन हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। आपने अभी कभी अपना एलपीजी गैस सिलेंडर को कैरी किया हो तो आपको पता है उसे उठा के कैरी करना, एकदम उठा के कैरी करना काफ़ी मुश्किल होता है गनीव। लेकिन अगर आप उसको स्लाइड करके ले जाओगे, घसीट के ले जाओगे, तो कंपैरेटिवली इजी होता है। और सबसे आसान होता है जब आप उसे रोल करके ले जाओगे, सिलेंडर को नीचे ज़मीन पे लेटा लो और पाँव से रोल करके ले जाओगे, वो सबसे आसान होता है। और वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल भी है ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन को समझने का। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रेजेंट होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब एक ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड करेगा, मूव करेगा ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरीके का स्टार्टिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड करता है, स्टार्ट मूव करना, लेकिन रियल में मूव करता नहीं है। ऑब्जेक्ट रिमेन स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी, यानी कि स्थिर। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक वुडन ब्लॉक और एक टेबल टॉप में एक एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। इसमें आपको गनीव एक वुडन ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी जिसमें हुक अटैच हो एक साइड पर, उसे आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख देंगे टेबल के, और स्प्रिंग बैलेंस अटैच कर देंगे हुक ऑफ वुडन ब्लॉक से, अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। और उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस को राइट साइड पे पुश करेंगे विद अ स्मॉल फोर्स ऑफ आवर हैंड। तो इससे क्या होगा, ये वुडन ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। एक सेकेंड, जैसे कि गनीव आप यहाँ देख सकते हैं, जो सेटअप मैंने आपको समझाया वो राइट साइड में आप मेरे देख भी सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, वुडन ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मोशन होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, अपोज करेगा। जैसे जैसे हम फोर्स
को बढ़ाएंगे वुडन ब्लॉक से, तो फ्रिक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जब भी अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वुडन ब्लॉक जो है ये स्लिप कर जाएगा सरफेस ऑफ टेबल से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वुडन ब्लॉक और टेबल टॉप में, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और उससे ज़्यादा आप उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। तो एक ऐसा फोर्स जो आप एक्सर्ट करेंगे in making the wooden block just tend to move or slip is equal to the frictional force। तो फिगर नंबर 9 में हम ये समझ सकते हैं कि जो वुडन ब्लॉक है वो जस्ट टेंड करेगा या स्लिप करेगा टेबल के टॉप पर, और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो 5 न्यूटन फोर्स का रीडिंग दिखाएगा। इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वुडन ब्लॉक और टेबल के बीच में कितना अप्लाई हुआ है, लगभग 5 न्यूटन अप्लाई हुआ है। तो इस डिस्कशन से हम ये समझ सकते हैं गनीव कि जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा जाने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे लिए, इट जस्ट टेंड टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, वही स्टैटिक फ्रिक्शन का मेजर है। स्टैटिक फ्रिक्शन तब रोल में आता है गनीव जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसे मूव कराने की कोशिश करते हैं। आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्चुअली मूव या स्लाइड नहीं करता, बस ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो मूव या स्लाइड कर रहा है। इसके बाद गनीव हम बात करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। एक ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रेजेंट होगी एक ऑब्जेक्ट के, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लोली मूव करेगा उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये तब रोल में आता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे होते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इसे समझेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। हमने ये समझा है कि जब भी कोई सर्टेन फोर्स हम अप्लाई करते हैं, हमारे द्वारा अप्लाई किया जाता है, इट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ऑन द टेबल। अब हम इंक्रीज करेंगे अप्लाइड फोर्स को ताकि हम वुडन ब्लॉक को जो है हल्का सा ज़्यादा मूव कर पाएँ। वुडन ब्लॉक जब स्लाइड करेगा टेबल टॉप पर, तो जिस फोर्स की जरूरत होगी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्लोली विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो इस बार हम वुडन ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हैं तो फोर्स कितना कम लगा है, पहले 5 न्यूटन लग रहा था अब 4 लगा है। तो इससे पता चल गया ना स्प्रिंग बैलेंस कम फोर्स लगा रहा है। तो अगर आप स्लाइड करोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है कम होगा, किससे, स्टैटिक वाले से। समझे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका यही मतलब है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉल है देन स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे इस बार 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और पहले 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ये बात आपको इससे समझनी पड़ेगी। तो याद रखना प्लीज़, यहाँ लिख भी लो गनीव अपनी बुक में ही कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, लिख लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, वो कम होती है उसकी वैल्यू, बुक में लिख लीजिए। ओके, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करेंगे तो कम फ्रिक्शन ऑफर करेगा। तो ये ध्यान रखना। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है गरीब, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये हमारा हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे तो मैं चाहूँगा आप ये 2 टाइप के फ्रिक्शन अभी अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में।